Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel. I hope you are all good and doing well. So in today's video we will discuss DSSB TGT Natural Science previous paper with solution. एंड इससे पहले भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियोस देख सकते हो. प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, न्यू व्यूवर हैं, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. So our first question is, consider the following statement about a kingdom. First statement is, these are heterotrophic eukaryotic organism. Second one is, an example of this kingdom is mushroom. Which kingdom is being talked about? फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा. हमें दो स्टेटमेंट दी हुई हैं किसी किंगडम को लेके. फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि दीज आर हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. वो हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. एंड सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है कि एग्जाम्पल ऑफ दिस किंगडम इज़ मशरूम. एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, इसका किंगडम का एग्जाम्पल क्या है? मशरूम. सो हमें ये बताना है कि ये किस किंगडम से बिलोंग करता है, भी किस किंगडम की यहाँ पे बात की जा रही है. सो इसका आंसर हमारे पास होगा फर्स्ट ऑप्शन, फंजाई. फंजाई की यहाँ पे बात की जा रही है. फंजाई क्या होती है? फंजाई आर हेट्रोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड वन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई वी कैन से इज मशरूम. तो फर्दर नॉलेज के थोड़ा सा हम जान लेते हैं. सम ऑफ देम यूज डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल एज फूड, सो कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स. कुछ ऐसी फंजाई होती हैं जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल पे डिपेंड करती हैं. सो इसलिए उनको क्या बोल देते हैं? सेप्रोट्रॉप्स. और कुछ ऐसी होती हैं जो लिविंग प्रोटोप्लाज्म पे डिपेंड करती हैं फूड के लिए, दैट रिक्वायर लिविंग प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर फूड. सो उनको क्या बोल देते हैं हम? पैरासाइट्स, जिनको हिंदी में हम परजीवी बोलते हैं. जैसे अमरबेल इसका एग्जाम्पल हो गया एक. और थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है हमें कि इनकी जो सेल वॉल होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ टफ कॉम्प्लेक्स शुगर, जिसका नाम क्या है? काइटिन. काइटिन से बनी होती है इनकी सेल वॉल. और एग्जांपल्स और इसके हम क्या ले सकते हैं फंजाई में? यीस्ट, मोल्ड, मशरूम, ये सब इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं. सो थर्ड पॉइंट भी यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो सेल वॉल होती है इनकी, वो किससे बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन से. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम हेयर. सो ये आप ध्यान रखें. और इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन, फंजाई. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड फोर्थ वन इज सीजियम हाइड्रोक्साइड. वीक बेस का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है? सो यहाँ पे हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा. दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वीक बेस. इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर. इट इज़ अ वीक बेस बिकॉज इट डज नॉट डिसोशिएट फुली इन इट्स एक्वेस सॉल्यूशन. ये फुली डिसोशिएट नहीं होता. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ वीक बेस. फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा. तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड? हमें चार स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से बताना है कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी इनमें से कौन सी नहीं है. तो चलिए देख लेते हैं चारों स्टेटमेंट्स हमें क्या बोल रही हैं. फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड आर लोअर देन दोज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड. भी कोवेलेंट कंपाउंड से जो आयनिक कंपाउंड्स की जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है. सेकेंड स्टेटमेंट हमें बोल रही है, दिस कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन. जब लिक्विड फॉर्म में आती हैं, वो मोल्टन फॉर्म में आती हैं, तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. थर्ड बोल रही है, दीज कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड. इन सब में वो इनसॉल्यूबल है बट दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर. फोर्थ वन इज दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा फर्स्ट वन. दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड. बाकी तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं आयनिक कंपाउंड्स के. क्लास 10th में जो चैप्टर है हमारा, थर्ड या फोर्थ, आयनिक कंपाउंड्स वाला, मेटल नॉन मेटल वाले में डिस्कस की हुई है इनकी प्रॉपर्टीज़. थर्ड चैप्टर है.
सो उनमें आप देख सकते हो कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मोल्टन स्टेट में या एक्वेस सॉल्यूशन में, ठीक बात है ये। सो दिस इज़ अ प्रॉपर्टी। थर्ड बोल रही है कि वाटर में सॉल्युबल है बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये भी ठीक बात है। और ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये भी ठीक बात है। बट इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है इसने बोला है वो कम होता है, जबकि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स का, काफ़ी ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो आयनिक कंपाउंड होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है इनके बीच में, दैट्स वाई इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसने बोला है कम होता है। सो दिस इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पेलाग्रा ओकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच, किसकी कमी से पेलाग्रा जो बीमारी है वो होती है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सेकंड ऑप्शन नियासिन, इसकी कमी से जो पेलाग्रा होती है वो होती है नियासिन। राइबोफ्लाविन, नियासिन, बायोटिन, साइनोकोबालमाइन। सो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नियासिन, इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। सो डिजीज़ वगैरह से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं DSSB में, तो आप इनको भी अच्छे से करके जाओ। 11th-12th लेवल का आप पढ़ के जाओ तो बेटर है। डिजीज़ वगैरह से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं हमें, विटामिन को लेके, डिजीज़ को लेके, किसकी डेफिशिएंसी से क्या हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट? टंगस्टन, मोलिबेडनम, रीनियम एंड गैलियम। हम सबको पता है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट इनमें से ऐसी कौन सी मेटल है जिसका बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है? सो हमारे पास यहाँ पे सही ऑप्शन होगा गैलियम। फोर्थ वन इज़ करेक्ट। गैलियम और सीजियम दो ऐसी मेटल हैं जो हथेली पे रखते ही पिघल जाती हैं। गैलियम एंड सीजियम, दीज आर द टू मेटल्स दैट मेल्ट ऑन पुटिंग ऑन योर पाम। सो फोर्थ वन इज़ द करेक्ट वन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन? इनमें से कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन है? सो यहाँ पे हमारे पास आंसर होगा थर्ड ऑप्शन विटामिन बी। थर्ड ऑप्शन विटामिन बी, दिस इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। फर्दर नॉलेज के लिए अगर मैं आपको बताऊँ, वाटर सोल्यूबल विटामिन हो गया बी, और एक सी विटामिन भी वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, वी कैन से। और फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या हो जाएंगे? फैट सोल्यूबल विटामिन, उसमें हम कह सकते हैं विटामिन ए, डी, ई एंड के। दीज आर द फोर विटामिन दैट आर फैट सोल्यूबल विटामिन, ए, डी, ई, के। विटामिन बी एंड विटामिन सी इज़ अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो फूड को हम कुक करते हैं उसके दौरान क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो वो विटामिन सी होता है। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट? सीमेंट को बनाने के लिए इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है? आपको नोट का ज़रूर ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में, ये यहीं पे बच्चों को फंसाते हैं, नोट लगा देते हैं। कई बच्चे नोट को इग्नोर कर देते हैं और उसका आंसर दे देते हैं, फिर उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, लाइमस्टोन, जिप्सम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड एंड क्ले। सो इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल नहीं है सीमेंट को बनाने के लिए? सो लाइमस्टोन भी है, जिप्सम भी है, क्ले भी है। सो यहाँ पे हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ नॉट अ रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर का? आप सबने पढ़ा होगा। ब्लीचिंग पाउडर केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? CaOCl2। बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इसके, कई जगह यूज़ होता है। सो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हम कह सकते हैं, दिस इज़ कॉमनली नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। सो दिस इज़ नॉट अ मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of combination reaction? इनमें से चार रिएक्शन हमें दी हुई हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है? चारों रिएक्शंस देखो, हमें पता होना चाहिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है हमें, जिसमें कंबाइन होके क्या बनाए, एक नया कंपाउंड बनाए। सो फर्स्ट ऑप्शन देखो ध्यान से, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। सेकेंड ऑप्शन क्या है?
आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है, सो क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन, दो चीज़ें बन रही हैं अलग अलग। CaCO3 इसमें क्या बन गया, इसको ब्रेक होके CaO एंड CO2। फोर्थ ऑप्शन में क्या हो रहा है, आयरन प्लस CuSO4 क्या बन रहा है, FeSO4 प्लस Cu। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें क्लियर कट नज़र आ रही है। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है हमारे पास। कंबाइन हो रही हैं दो चीज़ें, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड हमारे पास बना रही हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए सेकेंड रिएक्शन देख लेते हैं वो किसका एग्जाम्पल हो सकती है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन आ गई, सो ये क्या हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया और आयरन से ऑक्सीजन हट गई। आयरन को हम क्या कह सकते हैं कि वो रिड्यूस हो गया, रिडक्शन हो गई उसमें। सो ये एक तरीके से रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल भी है और ये दूसरा एग्जाम्पल किसका है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। जो थर्ड रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है, डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ब्रेक हो रही है ना, एक कंपाउंड ब्रेक होकर दो या उससे ज़्यादा कंपाउंड बना रहा है, सो वो डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। सो थर्ड रिएक्शन हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड फोर्थ वन क्या है, आयरन और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। कॉपर कम रिएक्टिव होती है आयरन से, सो आयरन क्या कर देगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसकी जगह पे आ जाएगा। सो ये किसका एग्जाम्पल हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गई फोर्थ रिएक्शन। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हमारे पास है, फर्स्ट रिएक्शन बन जाएगी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी चारों रिएक्शंस। ईजी सा क्वेश्चन पूछ रखा था इन्होंने। सो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड बाय रिएक्टिंग फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट करके क्या बनता है, बेकालाइट, PTFE, पॉलीथीन या फिर नायलॉन 6। सो फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन होने पे हमारे पास बनता है बेकालाइट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सो बेकालाइट क्या है, बेकालाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड इट इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये कैसा पॉलीमर है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थोड़ा बहुत 8th क्लास में NCERT बुक, 8th क्लास की NCERT की बुक में भी इसके बारे में दिया हुआ है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। सो दिस इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर। बेकालाइट वगैरह यूज़ होते हैं हमारे जो स्विच बोर्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसमें भी बेकालाइट यूज़ होता है। सो दिस इज़ अ थर्मोसेटिंग पॉलीमर एंड इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। सो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज की वीडियो का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। एल्केन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नोट का ध्यान रखना है हमें, नॉट। सो दे हैव हाई रिएक्टिविटी, दे आर ओडोरलेस, दे आर कलरलेस, या फिर द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज CnH2n+2। ऑब्वियसली हम सबको पता है एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये तो ठीक बात है। ओडोरलेस भी होते हैं, कलरलेस भी होते हैं। दे हैव हाई रिएक्टिविटी, ये हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन, दे हैव हाई रिएक्टिविटी। सो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन एंड CnH2n+2। सो ऑब्वियसली दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अल्केन क्या होते हैं, अल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उनको बोलते हैं अल्केन। उनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। और ऐसे ही आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी हम कितने क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, 80 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। 10 क्वेश्चंस और रहते हैं हमारे सब्जेक्ट वाले, 90 क्वेश्चंस हमारे सब्जेक्ट के आते हैं। 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी के होते हैं। सो ये एक पेपर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 10 क्वेश्चंस और रहते हैं। और पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी हैं, अगर कोई न्यू व्यूवर है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है DSSB PYQs करके, आप वहाँ जाके देख सकते हो। होप सो कि DSSB साल वैकेंसीज निकाले। सो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि DSSB बहुत ही अनसर्टेन है, कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है, कभी वैकेंसीज आउट कर देगा और फिर 2-3 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम ले लेता है। So this was all about today's video. Hope you guys like this video. Then do like, share and subscribe my channel. Or till then keep learning and bye bye. Take care.